नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 63, जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो 1882 के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये एक्ट जो है वो डील करता है मॉर्गेजेस के बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के बारे में। The Transfer of Property Act 1882, which came into force on July 1st, 1882, deals with the aspect of transfer of properties between living beings. तो काफ़ी पुराना एक्ट है 1882 का, जो कि 1 जुलाई 1882 को से लागू है और ये डील करता है जो प्रॉपर्टीज़ के ट्रांसफ़र होते हैं लिविंग बींग्स के बीच बीच में। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है मॉर्गेजेस। मॉर्गेज इज़ अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ मॉनेटरी लायबिलिटी। तो मॉर्गेज क्या होता है साथियों? ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र हो जाता है इन स्पेसिफिक आईपी एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ मॉनेटरी लायबिलिटी। तो तीन चीज़ें हैं इसमें, एक तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक आईपी पे ये लागू है, और तीसरा है किसके लिए इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र हो रहा है? फॉर रीपेमेंट ऑफ मॉनेटरी लायबिलिटी। कोई मॉनेटरी लायबिलिटी है, कोई लोन है जिसको रीपेमेंट होना है, उसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट किया जा रहा है। जो ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी वो मॉर्गेजर है, जिसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है वो मॉर्गेजी होगा, यानी कि बोरोअर मॉर्गेजर होगा। बैंक इस केस में बैंक से लोन लिया है तो बैंक जो है मॉर्गेजी होगा। अब अलग अलग तरह की मॉर्गेजेस हैं। पहली है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज में पोजीशन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का। मॉर्गेजर जो है वो खुद ही मॉर्गेजर हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी। और मॉर्गेजर जो है जिसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है वो पेमेंट करेगा मॉर्गेज मनी का, और इसमें पोजीशन का डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं होता है। इन द इवेंट ऑफ हिज फेलिंग टू पे द मॉर्गेजी शैल हैव राइट टू गेट द मॉर्गेज प्रॉपर्टी सोल्ड एंड रिकवर हिज ड्यूज। तो इसमें दो सिंपल पॉइंट हैं। पहला तो ये है कि पोजीशन जो है वो बोरोवर के पास ही रहेगा, यानी कि मॉर्गेजर के पास ही रहेगा। दूसरा, उसकी ड्यूटी है कि पेमेंट उसको करना है। इन केस अगर वो इवेंट कोई ऐसा होता है वो पेमेंट नहीं करता है तो मॉर्गेजी जो है यानी कि बैंक जो है उसके पास ये राइट होगा कि वो प्रॉपर्टी को सेल करके अपने ड्यूज़ रिकवर कर ले। अब सिंपल मॉर्गेज को अगर रजिस्टर कर लिया जाता है तो इसी को हम रजिस्टर्ड मॉर्गेज भी साथियों कहते हैं। अब दूसरी तरह की जो मॉर्गेज है वो है, दूसरा टाइप जो है वो है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब जैसा कि इसमें नाम मेंशन है कंडीशनल सेल, इसमें कंडीशनल सेल कर दी जाती है। मॉर्गेजर जो है वो अपेरेंटली सेल कर देता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी। तो अपेरेंटली मतलब एक सेल कर दी जाती है मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी, और उसमें एक कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर डिफ़ॉल्ट होगा पेमेंट देने में, अगर डिफ़ॉल्ट होगी तो सेल जो है, अभी जो अपेरेंट सेल है वो सेल कैसी वो बन जाएगी एब्सोल्यूट सेल, यानी कि एक्चुअल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो पेमेंट टाइम पे कर देता है मॉर्गेजर तो ये सेल जो कंडीशनल सेल की गई थी वो वॉइड हो जाएगी। तो द सेल शैल बिकम वॉइड, द बायर मॉर्गेजी शैल ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू सेलर मॉर्गेजर। तो अगर प्रॉपर्टी जो है पहले ही जो मॉर्गेजर है, जो बोरोवर है, वो मॉर्गेजी के फेवर में सेल कर देता है, यानी कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन वो एक्चुअल सेल नहीं होती है, वो कंडीशनल सेल होती है। और अगर बायर डिफ़ॉल्ट करता है, पैसे समय पर नहीं देता है, तो ये जो कंडीशनल सेल है वो एब्सोल्यूट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर वो पेमेंट लोन का रेगुलर हो जाता है तो उस केस में जो मॉर्गेजी है जिसको जो है सेल की गई थी वो वॉइड हो जाएगी वो सेल, और वो प्रॉपर्टी जो है वापस बोरोवर को दे दी जाएगी। यूसुफ्रक्शरी मॉर्गेज है साथियों, ये इसमें क्या होता है, पोजेशन रहता है मॉर्गेजी के पास चला जाता है। बेसिकली पोजेशन नहीं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूसुफ्रक्शरी मॉर्गेज का जो फीचर है वो है रेंटल इनकम का, कि जो रेंटल इनकम और जो प्रॉफिट्स होंगे उस प्रॉपर्टी के द्वारा, वो जो रेंटल इनकम है वो उससे एडजस्ट किया जाएगा, लोन का जो इंटरेस्ट है और उसकी जो ईएमआई जो बनेगी वो उससे एडजस्ट किया जाएगा। बेसिकली जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जहाँ से हाई रेंटल इनकम होती है वहाँ पे यूसुफ्रक्शरी मॉर्गेज की जाती है, और इसमें जो बोरोवर है उसकी और कोई लायबिलिटी, पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहती है। उस प्रॉपर्टी से ही उसका जो
जो इनकम होगी प्रॉपर्टी से, जो इनकम होगी, रेंटल इनकम हो या और कोई तरह की इनकम हो, उस इनकम से ही इसका लोन का रीपेमेंट किया जाता है। इंग्लिश मॉर्गेज साथियों क्या होती है? इंग्लिश मॉर्गेज में मॉर्गेजर जो है वो बाइंड कर लेता है अपने आप को टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टन डेट एंड ट्रांसफ़र द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है मॉर्गेजी के फेवर में, और इसमें एक कंडीशन लगी होती है कि अगर वो सही डेट पे अगर वो रीपेमेंट कर लेता है, जो डेट उन्होंने डिसाइड करी है म्यूचुअली, अगर उस डेट पे रीपेमेंट अगर हो जाता है तो मॉर्गेजर जो है वो प्रॉपर्टी को वापस कर देगा, री ट्रांसफ़र टू द मॉर्गेजर अपॉन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। तो अगर टाइम पे पेमेंट आ जाता है जो भी उसका ड्यू डेट है, तो फिर जो मॉर्गेजी है वो रीट्रांसफ़र कर देगा प्रॉपर्टी किसको? मॉर्गेजर को, जो बोरोवर था उसको। द पावर ऑफ सेल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इफ़ मनी नॉट पेड। तो इसमें इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट प्रॉपर्टी को सेल करने का राइट मॉर्गेजी के पास होता है। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स साथियों, इसको ही हम इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिया में यही है इक्विटेबल मॉर्गेज। जब भी जो बैंक्स हैं वो मॉर्गेज क्रिएट करते हैं तो इसमें क्या होता है, इस केस में द मॉर्गेजर डिलीवर्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल विद इंटेंट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी देयर ऑन। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट होते हैं प्रॉपर्टी के, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो बैंक को दे दिए जाते हैं, और उस इसलिए दिए जाते हैं ताकि उन पर सिक्योरिटी क्रिएट की जा सके। द डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज़ डन इन अ टाउन स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो टाउन्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हुए हैं उन सभी में ही हो जाता है। बट नॉर्मली अब ये क्योंकि एक्ट काफ़ी पुराना है तो उस समय ये लाइन जोड़ी गई थी, बट अब जो है सारे ही टाउन्स लगभग जितने भी बड़े शहर हैं वो सभी जो है वो स्पेसिफाइड टाउन की कैटेगरी में आते हैं। Enforcement of mortgage through court after the enactment of the Recovery of Debt Due to Bank and Financial Institution Act 1993, recovery of debts due to bank and financial institution in excess of 10 lakh only can be commenced to the DRT। तो ये एक्ट आने के बाद में 1993 का एक्ट आने के बाद में जो डीआरटी के पास केसेस जाने लगे 10 लाख से ऊपर के, हालांकि ये अब साथियों ये 10 लाख से बढ़ के 20 लाख हो चुका है क्योंकि डीआरटी में काफ़ी ज़्यादा केसेस जा रहे थे, तो फर्दर इसका जो अमाउंट है वो रेज लिमिट जो है इसकी बढ़ा दी गई है। अब 20 लाख से ऊपर के केसेस जो हैं वो डीआरटी में रेफ़र किए जाते हैं। सेक्शन 69 की बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। सेक्शन 69 जो है वो डील करता है पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड। तो मॉर्गेजी जो है और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ, यानी कि जो मॉर्गेजी है या कोई उसका एजेंट जो है वो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट हैव पावर टू सेल और कंकर इन सेलिंग द मॉर्गेज प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तो इसमें 69 जो है साथियों पावर देता है मॉर्गेजी को या फिर जो पर्सन उसके बिहाफ पे काम कर रहा है उसके एजेंट की तरह, कि वो इसके जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 69 के उनको फॉलो करने के बाद में जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो ये पावर सेक्शन 69 में दी हुई है। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईपी जो है उसको लीज करने, लीज इज़ अ ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टेन टाइम ऑन इन perpetuity that is forever in consideration of a price paid or promised to be given periodically to the transferee of the transferee। तो ये टेक्निकल लीगल डेफिनेशन दी हुई है लीज़ की। लीज़ का बेसिकली वही है कि जो राइट देता है किसी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का, उसके उस पर राइट एंजॉय करने का फॉर अ सर्टेन टाइम, जैसे किराए पे कोई चीज़ लेना, कोई दुकान मकान लेना फॉर अ सर्टेन टाइम दैट इज़ फॉर एवर, मतलब उसका इस तरह से जैसे कि वो हमेशा के लिए हो। इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस, उसके बदले में कोई उसको पेमेंट यानी कि रेंट जो है वो पे करना है, पे कर दिया है या फ्यूचर में पे किया जाएगा। और लीज ऑफ एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पज इज़ डीम्ड टू बी अ ईयर और 2 year लीज। दिस लीज कैन बी टर्मिनेटेड बाई द लेसी बाई गिविंग 6 month नोटिस टू वन अनदर। तो कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए अगर कोई लीज़ ली गई है तो वो ईयर टू ईयर बेसिस पे आगे बढ़ती है, और ये लीज़ जो है 6 महीने का नोटिस देने के बाद में लेसर या लेसी कोई भी टर्मिनेट कर सकते हैं।
A lease for any other purpose is deemed to be a lease from the month to month. It can be terminated by giving 15 days notice to one another. तो कोई और पर्पज़ इन दोनों एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा अगर कोई और पर्पज़ के लिए लीज़ जो दी गई है तो उसको लीज़ माना जाएगा मंथ टू मंथ बेसिस पे, और इनको 15 दिन के नोटिस देने के बाद में टर्मिनेट किया जा सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो JIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।